नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रामबन और बनिहाल में की चुनावी रैलियां। कहा, पाकिस्तान पीओके के लोगों को मानता है विदेशी, हम उन्हें मानते हैं अपना नागरिक। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दिया करारा जवाब। कहा, जब कोई डकैत मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी को लगता है बुरा। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान नई दिल्ली पहुंचे। भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ तमाम मुद्दों पर करेंगे बातचीत। देश में कई राज्यों में बारिश का दौर जारी। दिल्ली एनसीआर समेत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई हिस्सों में हो रही है बारिश। और बेलारूस की आर्यन सबालेंका बनी यूएस ओपन महिला एकल वर्ग की चैंपियन। फाइनल में जेसिका पिगलू को दी मां सबालेंका के करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के बनिहाल में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि लंबे समय तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी जम्मू कश्मीर का भला नहीं किया। कांग्रेस हो, चाहे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के साथ इनकी हुकूमतों ने इंसाफ नहीं किया। रिलीजन के आधार पर आपके जज्बात को, आपकी भावनाओं को उभार कर इन्होंने वोट हासिल करने की कोशिश की है। पॉलिटिक्स केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, पॉलिटिक्स यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। और आप लोग तो अब सौभाग्यशाली हैं कि धारा 370 को हमने समाप्त किया है। किसने समाप्त किया है? आपकी बदहाली को समाप्त करने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को खुशहाली लाने के लिए हमने लोगों ने धारा 370 को समाप्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान सरकार पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को, वहां के जो लोग हैं उनको विदेशी कहती है, जबकि भारत उन्हें अपना नागरिक मानता है। इसके साथ साथ आपको बता दें, इससे पहले राजनाथ सिंह ने जम्मू के रामबन में एक चुनावी रैली भी की थी। इस रैली की अगर बात की जाए तो भारी संख्या में महिलाएं यहां उपस्थित रहीं। महिलाओं ने रैली ग्राउंड में केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली महिलाओं की जो योजनाएं हैं उनके साथ संकल्प पत्र पर अपनी राय भी रखी। महिलाओं ने बताया कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण से महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ा है। बेटियां अब गाँव से निकलकर पढ़ाई के लिए दूसरे शहर तक पहुँच रही हैं। महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। हम महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिल में क्या है। आप जी यहाँ पहुँची हैं, आपका उद्देश्य क्या है? मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें निकाली हैं और गरीबों के लिए घर दिए हैं और भी बहुत कुछ स्कीमें केंद्र सरकार ने दी हैं हमें, तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे लिए स्कीमें भेजी हैं, खासकर जो हमारी महिलाओं के लिए स्कीमें दी हैं, सबसे पहले उन्होंने तो उज्ज्वला स्कीम के तहत मुफ्त सिलेंडर जो है हमारी महिलाओं को दिए। हमारी पहले यहाँ 300 पेंशन हुआ करती थी, बुढ़ापा पेंशन, विडो पेंशन और हैंडीकैप्ड जो भी पेंशनें थी 300 थी। लेकिन जब से केंद्र से हमारे मोदी जी आए हैं तो 1000 रुपया उन लोगों को जो है पेंशन का फ़ायदा जो है मिलने जा रहा है। मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने महिलाओं के लिए उज्ज्वल योजना की एक स्कीम बनाई। हर घर में सर हमने इनको गैसें दी। मैं कहती हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री की इन योजनाओं से बड़ी खुश हैं। ये 70 साल पहले हमें कुछ नहीं मिला था, आज हमें बहुत कुछ दिया है। महिलाओं की शक्ति बहुत बढ़ चढ़ के ध्यान दे रही है। जहाँ पे भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई भी कार्यकर्ता होता है, कोई भी काम होता है, वहाँ के लिए महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के
सहयोग देती है हमारी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने जब 2014 में जब वो आए प्रधानमंत्री जी बने, तब से महिलाएं सबसे आगे हैं। दूर दराज गाँव से बेटियों को बड़े दूर दूर कॉलेजों में, स्कूलों में भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए। तो इसे हम मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी सरकार के आने के बाद ही लोगों की सोच में चेंज आई है और लोग ये सोचते हैं कि हमारी बेटियां बहुत कुछ कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, और बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। उसके बाद ये थी रामबन की महिलाएं, और जिन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मसला हो, चाहे महिलाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हो, उसका 100% लाभ इन महिलाओं को मिल रहा है। और उसका नतीजा है कि जब चुनाव है तो महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, रामबन। तो ना सिर्फ आत्मसम्मान जो है महिलाओं का बढ़ा है, बल्कि आत्मनिर्भरता की तरफ भी हर जगह महिलाएं अग्रसर हैं। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस बार कश्मीरी पंडित खुलकर चुनावी मैदान में आ गए हैं। आज घाटी के तमाम इलाकों में कश्मीरी पंडित चुनावी मैदान में अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। देखते हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की एक खास रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद बदले माहौल में कश्मीर घाटी में खंडहरों के रूप में तब्दील ये इन घरों के लिए अपने मालिकों के वापस आने की उम्मीद बढ़ गई है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में कश्मीरी पंडित अब चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, जिसका उद्देश्य अपने साथी समुदाय के सदस्यों की वापसी और पुनर्वास सुनिश्चित करना है, जिनकी संख्या करीब 3 लाख है। बीजेपी उम्मीदवार और कश्मीरी पंडित वीर सराफ जी शांग्स अनंतनाग पूर्व सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य समुदायों के बीच की खाई को पाटना और देश भर में फैले समुदाय की घाटी में वापसी सुनिश्चित करना है। मैंने अपने वोटर्स को खाली एक बात याद दिलाई कि उनको मैंने कारण बताए पिछले 30 साल 35 साल से क्यों कश्मीर जल रहा है, और कश्मीर जलने का वाहिद एक कारण है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब है। खाली उन्हीं की वजह से उस टाइम राजीव फारूक अकॉर्ड हुआ था, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट मफ जिसको बोलते हैं, वो इलेक्शन में आए थे। कश्मीरी पंडित और घाटी के मुस्लिम लोग आपस में मिलकर चुनाव प्रचार में आसानी से देखे जा सकते हैं। ये आज मान रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर रहें। ये माहौल बन चुका है 14 से। उस कश्मीरियत को, हिंदू मुस्लिम सिखियत को जो नारा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और एक कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने इस कश्मीर को तबाह किया है कार के साथ, और कश्मीरी पंडित को जुल्म दिया, यहाँ के उस नौजवान को कब्रिस्तान दे दिया, ये लोग जिम्मेवार है। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, आज किस मुंह से आप आ रहे हो? इस वक्त जो हम कंटेस्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान खासकर, यहाँ के यूथ जो इस वक्त बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। पिछले कई सालों से ये लोग, ये नौजवान लोग जो अपने आंसू खुद पी रहे थे, और आजकल वो जैसे वो मच्छर नहीं बाहर निकलते हैं, वैसे आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ ये नौजवान लोग, ये हम यूथ जो है हमारे साथ दिन ब दिन जुड़ रहे जा रहा है। 3 चरणों में होने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इनमें से लाखों वोटर्स ऐसे भी हैं जो कश्मीर से बाहर रहते हैं। कश्मीरी प्रवासी भी वोट डाल सकें, इसके लिए चुनाव आयोग जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में 24 स्पेशल पोलिंग बूथ भी बनाएगा। अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर में जो हालात बने, उसके बाद अब कश्मीरी पंडितों की जो उम्मीदें हैं अब सियासी दलों से भी बड़ी हैं, और इसी वजह से तमाम उम्मीदवार भी कश्मीरी पंडितों के रूप में देखे जा रहे हैं। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, अनंतनाग। और वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रचार में लगी हुई हैं। इसी बीच प्रदेश में चुनावी मुद्दों को लेकर उमर अब्दुल्ला से बात की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। उमर अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ हैं जो लगातार प्रचार कर रहे हैं। उमर जी, कितनी सीटों का आपको उम्मीद है इस बार? हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि बहुमत हमारी होगी। सीटें कितनी होंगी वो वोटर तय करेगा। पोस्ट पोल अलायंस किसके साथ होगा? पोस्ट पोल अलायंस की जरूरत क्यों, हमने प्री पोल अलायंस किया है। हम उन दूसरी पार्टियों की तरह है नहीं जो चोरी छुपे अंदर से समझौता करें।
हमने तो खुलेआम सबसे कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और हमने 2 सीटें जो हैं, एक CPM के लिए, एक पैंथर पार्टी के लिए हम मिलकर लड़ रहे हैं। हमें पोस्ट पोल या कोई छुपी हुई अलायंस करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी जो सहयोगी है अलायंस प्रमुख कांग्रेस, वो जो आपके मुद्दे हैं उन पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, तो बीजेपी वाले भी कौन से अपने यहाँ पे अलाइज जो हैं उनके मुद्दों पे खुल के बोल रहे हैं। हम अपने मैनिफेस्टो पे लड़ रहे हैं, कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो पे, और अलायंस में तो ऐसा ही होता है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि आपको लगता है कि आपको बहुमत मिलेगा? कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेके आज लोग परेशान नहीं हैं, जिसके हवाले से हमने अपने मैनिफेस्टो में बात नहीं की। चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, बिजली का हाल हो, साफ पीने का पानी नहीं मिलता, सोशल वेलफेयर की स्कीमों को लेके हो, सेहत, तालीम, इन सब चीज़ों को लेके हमने लोगों की परेशानियों के बारे में बात की है और उनके इलाज का वादा किया है। आपकी जो पूर्व सहयोगी हैं महबूबा मुफ्ती, वो भी सवाल उठा रही हैं कि आप 2 जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपने कहा था जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता है चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके बाद आप 2 जगह से, क्या ये कुछ? उन्होंने तो कहा था कि जब तक 370 वापस नहीं आता वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, लेकिन पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ी और हारी। तो उन्हें कम से कम मेरे बारे में ये कोई सवाल करने का हक नहीं है। वैसे भी जो असेंबली वो अपने बेटी के लिए सही मानती है, अपने मामे के लिए सही मानती है, अपने पार्टी के लिए सही मानती है, उस असेंबली को वो खुद तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला, जिनका कहना है कि वो बहुमत प्राप्त करेंगे, लेकिन कैसे, इसका उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस के साथ उनका अलायंस है और जो उनका अलायंस सहयोगी है, वही उनके जो मुखर मुद्दे हैं उन पर कुछ खुलकर नहीं बोल रहा है। इसके साथ ही पूर्व सहयोगियों के साथ साथ बीजेपी के भी कड़े सवालों का नेशनल कॉन्फ्रेंस को सामना करना पड़ रहा है और यही कहीं ना कहीं असुरक्षा नजर आती है कि वो 2 जगहों से एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं एमपी का चुनाव हारने के बाद। कैमरामैन गुलजार के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, शोपियां। तमाम दल जो हैं वो कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव प्रचार भी इस दौरान चरम पर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चुनाव अब नजदीक हैं और जिस सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया, अब वे खोखली घोषणाएं कर रही हैं। उन्होंने 5 साल कोई नौकरी नहीं दी, सिपाही की भर्ती निकाली, लेकिन फिजिकल टेस्ट पूरा नहीं हो पाया और 16 नौजवानों की जिंदगी चली गई। ये हादसा नहीं, हत्या है। सैकड़ों वादे जो पूरे नहीं किए गए, 5 साल कोई नौकरी नहीं दी, पेपर लीक जैसी लगातार घटनाएं होती रही, लेकिन अब चुनाव आ गए, इसलिए धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही है। भर्तियां, सिपाही की भर्ती, उन नौजवानों को रोजगार देने के लिए भर्ती नहीं, जो जानलेवा साबित हुआ। 10-10 किलोमीटर दौड़वा रहे, 16 जिंदगियां चली गई। यह हादसा नहीं है, यह हत्या है। यह ऐसा अपराध है जिसके लिए जनता माफ नहीं कर सकती। वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए एक आरोपी की मौत पर सियासी वार प्रतिवार का दौर जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। अंबेडकर नगर में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित एक जनसभा में योगी ने कहा कि पुलिस मुठभेड़ में जब कोई डकैत मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लगता है। योगी ने कहा कि साल 2017 से पहले सपा की सरकार के दौरान गुंडों की समानांतर सरकार हुआ करती थी। बेटी की सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। उनको व्यापारी का सम्मान हो, इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। क्या एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में, क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था? क्या एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं? तो सपा पर जमकर बरसते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। और वहीं बात की जाए खबरों में, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद
अल नहयान को हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। क्राउन प्रिंस पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करना है। क्राउन प्रिंस के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। क्राउन प्रिंस खालिद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। वे कई ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें विविध क्षेत्रों में अमीरात और भारत के मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया जाएगा। आर्थिक विकास, निवेश, व्यापार और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच मौजूदा भागीदारी रचनात्मक सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय मॉडल बन गई है। दोनों देशों ने वैश्विक स्थिरता और शांति को बढ़ावा देने के मामले में भी प्रतिबद्धता दर्शाई है। और बुलेटिन में बात करते हैं आज के दिन को लेकर। जी हां, आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है और इस मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर कहा कि हमें कम से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने सभी राज्यों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने की भी अपील की। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों से कहा कि वो कम से कम एक गैर साक्षर व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी को साक्षर बनाना मानवता की सबसे बड़ी सेवा होगी। उन्होंने साथ ही कहा कि देश में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने के लिए हमें मिशन मोड में काम करना चाहिए। हमें आज दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम एक को जरूर लिटरेट करेंगे और 6 महीने में करेंगे ताकि साल में 2 कर पाए। थीम तो बहुत ही बढ़िया है, मल्टीलिंगुअलिज्म। दुनिया में भारत के मुकाबले कोई देश नहीं है। वी आर अ यूनिक नेशन व्हेन इट कम्स टू रिचनेस ऑफ लैंग्वेज। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक गेम चेंजर है और सभी राज्यों को इसे अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस नीति में मातृभाषा में शिक्षा पर जोर है और ये सभी भाषाओं को महत्व देती है। I will appeal to states that have not adopted national education policy to rethink, revisit, because this national education policy is a game changer. This national education policy allows our youth to fully exploit their talent and energy, and it gives importance to all languages. गौरतलब है कि देश में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 2022 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की थी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इस मौके पर सभी राज्यों से उल्लास कार्यक्रम को अपनाने की अपील की ताकि भारत को 2030 तक पूर्ण साक्षर राष्ट्र बनाया जा सके। साक्षरता केवल एक राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं, ये एक वैश्विक अनिवार्यता है जिसका भविष्य पर दूरगामी प्रभाव होगा। मैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध करता हूं कि वे उल्लास पहल को पूरी तरह से अपनाएं। 2030 तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में अधिक प्रयास करें। शिक्षा के महत्व को समझने और समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस साल साक्षरता दिवस की थीम है बहुभाषावाद के माध्यम से साक्षरता को बढ़ावा देना। भारत में फिलहाल साक्षरता दर करीब 80% है, जबकि विश्व की औसत साक्षरता दर 87% है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्य 4.6 के तहत निरक्षरता को दूर करने और 2030 तक पूर्ण साक्षरता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो 100% साक्षरता के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अलग अलग तरह की जो अपील हैं वो भी की जा रही हैं इस दौरान। वहीं देश भर में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह भी मनाया जा रहा है। पोषण माह का उद्देश्य जीवन चक्र में दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है, जो कि मिशन पोषण 2.0 की आधारशिला है। इसी कड़ी के तहत उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण माह का आयोजन किया गया।
पोषण माह के तहत उत्तराखंड के नैनीताल जिले के सभी विकास खंडों में बाल विकास विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बार पोषण माह को सरकार द्वारा सशक्त नारी की थीम पर मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत महिलाओं को पोषण की जरूरत और उसकी अहमियत को लेकर जानकारी दी जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह का आयोजन सितंबर माह से शुरू किया गया है। यह पोषण अभियान के तहत किया जा रहा है। इसमें हमें विभिन्न गतिविधियां कराई जा रही है। पोषण माह के स्थान में पोषण मेला और एनीमिया की जांच, वृद्धि निगरानी और जितने भी समेतीकरण गतिविधियां वो इसमें कराई जा रही है। पोषण माह के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नैनीताल के सभागार में कैंप लगाकर गर्भवती महिलाओं की एनीमिया की जांच की गई। साथ ही महिलाओं को पोषण किट भी प्रदान की गई। वहीं पोषण माह कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक सरिता आर्य ने बच्चों का अन्नप्राशन और महिलाओं की गोद भराई भी की। सरकार के द्वारा पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी के द्वारा ये हर क्षेत्र में, चाहे नगर पालिका क्षेत्र हो, गांव हो, ब्लॉक हो, सभी में ये मनाया जा रहा है। जिसमें बाल विकास के द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के द्वारा सभी को निर्देशित हैं कि पोषण सप्ताह मनाया जाए, जिसमें कि चाहे हमारी गोद भराई हो, अन्नप्राशन हो और अभी जो बिटियाएँ हुई थी उनके जन्मोत्सव कर भी हम यहाँ पे कार्यक्रम किया गया। पोषण माह के आयोजन से सीधा फायदा महिलाओं को हो रहा है, जिससे वो काफी खुश हैं। यहाँ पे हमारी जांच की गई है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे पूछा गया कि कोई परेशानी तो नहीं है, और हमारा टेस्ट हुआ यहाँ पे को, तो अभी ठीक ही है सब कुछ और सबके टेस्ट हुए। पोषण माह अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जरिए सितंबर के महीने में कुपोषित बच्चों और महिलाओं को ये बताने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह का खान पान करें ताकि किसी भी तरह की बीमारी से दूर रहा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक तरफ महिलाओं के लिए किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं कोलकाता की अगर बात की जाए तो महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही हैं। ममता सरकार को अब इस मामले पर बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने मामले पर ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सक्रिय राजनीति से भी संन्यास ले लिया है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी को लेकर उन्हें उम्मीद थी कि सरकार कोई तुरंत बड़ा कदम उठाएगी, लेकिन उन्होंने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। अब जो उन्होंने कदम उठाया भी तो उसमें बहुत देरी हो गई है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में शांति बहाल होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां फिलहाल बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल रविवार को राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद से कई इलाकों में जल भराव की समस्या देखी गई और उसी वजह से गाड़ियों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हुई। जो लोग थे सड़कों पर उतर के काफ़ी परेशान रहे। शनिवार को भी राजधानी में बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली में बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया था और स्थिति शहर के कई इलाकों में फिलहाल हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई थी। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। लेकिन दिल्ली में हुई हल्की बारिश से सड़कों पर जाम की स्थिति देखने को मिली। असम आज अपने महान गायक, संगीतकार, फिल्म निर्माता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका की 98वीं जयंती मना रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम सरकार के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री विमल बोरा ने गुवाहाटी के जलुकाबारी स्थित उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में भूपेन हजारिका सांस्कृतिक फाउंडेशन ने गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में समन्वय दिवस मनाया। इस अवसर पर कला क्षेत्र परिसर पे राज्य के शिक्षा और जनजातीय मामलों के मंत्री डॉक्टर रोनोज पेगू की उपस्थिति में 99 झंडे फहराए गए। इसके बाद माधवदेव इंटरनेशनल हॉल में एक बैठक भी आयोजित की गई।
और खबर खेल की दुनिया से। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद पहली बार मैदान पर उतरी भारतीय हॉकी टीम ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के साथ शुरुआत की है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने अपने पहले ही मुकाबले में मेजबान चीन को 3-0 से हराने में सफलता पाई। भारत की तरफ से पहले 3 क्वार्टर में एक गोल हुए। 14वें मिनट में सुखजीत ने टीम के लिए पहला गोल किया। दूसरे क्वार्टर में उत्तम सिंह ने गोल करने में सफलता पाई, जबकि तीसरे क्वार्टर में अभिषेक ने भारत का तीसरा गोल दागा। टीम इंडिया का अगला मुकाबला सोमवार को जापान से होगा। वहीं बेलारूस की आर्यन सबालेंका ने साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम के महिला एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में सबालेंका ने जेसिका पेगलू को 7-5, 7-5 से शिकस्त दी। सबालेंका का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। यूएस ओपन के महिला एकल के फाइनल में टक्कर बेलारूस की आर्यन सबालेंका और जेसिका पेगुला के बीच थी। दोनों खिलाड़ी इतिहास रचने के लिए बेताब थी और बेताबी की ये तस्वीर उनके मैच में भी नजर आई। फाइनल मुकाबला उतार चढ़ाव से भरा रहा। सबालेंका और पेगुला के बीच दोनों सेट टाई ब्रेकर तक गए, जहां आर्यन सबालेंका चैंपियन बनकर सामने आई। सबालेंका ने पेगुला को 7-5, 7-5 से हराया और खिताब को अपना बना लिया। आर्यन सबालेंका के करियर का ये पहला यूएस ओपन खिताब रहा, जबकि उनके करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब। 2023 और 2024 में इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया था। इसके अलावा ये खिलाड़ी 2021 में विंबलडन और 2023 में फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में भी पहुंची थी। 2016 के बाद किसी महिला खिलाड़ी ने एक ही साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन का खिताब जीता है। पिछले साल भी आर्यन सबालेंका यूएस ओपन के फाइनल में पहुंची थी, हालांकि तब उन्हें अमेरिका की कोको गॉफ के हाथों हार मिली थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश चर्चा में। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।